तुम्हें शर्म नहीं आई उससे तलाक मांगते हुए? वो उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल करती उसे बेड पर फेंकते बोली, कितनी दफ़ा समझाया था मैंने तुम्हें कि मत करो मत करो। इस उम्र में मुझे भी दरबदर करवाने का शौक चढ़ा है तुम्हें। अगर सगीर भाई ना आते तो तुम्हारे मुंह पर तो अब तक कालक लग चुकी होती। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुमसे 4 साल छोटा तुम्हें इज्जत और मोहब्बत दे रहा है, पर मुझे कुछ और ही चक्कर लगता है। अगर कोई और दिल में है तो बता दो मुझे। मैं तीसरे महीने से ही तुम्हारा रूख देख रही हूँ। ये अम्मी बस एक लफ्ज़ और नहीं, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती और मैंने उससे तलाक मांगी है। वो रो रो कर कहने लगी, लेकिन वो अगर दे देता तो मेरी जान छूट जाती, जो आपने उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है। हसनौल तुम्हारा शोहर है, इज्जत किया करो उसकी, उसकी खिदमत करो, ये करो वो ना करो। हर वक्त की रोक टोक ने मेरी ज़िंदगी अजाब करके रख दी है। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो कसम से सच कह रही हूँ, भाग जाऊंगी मैं इस घर से। वो ज़िद्दी लहजे में बोली, बकवास बंद करो अपनी। तुम भाग तो तब सकोगी ना जब मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगी, या फिर तुम्हारी ये जुबान किसी काबिल रहेगी तब ना। उनकी नज़र साइड टेबल पर पड़े चार्जर पर थी। अम्मी, मनाल ने माँ की तरफ हैरत से देखा, जिनके इरादे संगीन लग रहे थे। खौफ से उसकी निगाहें फटने के करीब थी। जब उन्होंने चार्जर के लेड से उसे मारा, वो चीखती रही, पर समीना बेगम ने अपने कान बंद कर लिए। उसके जिस्म पर जब यके बाद दीगरे लेड की ज़रब पड़ती, तब तब हसनाल की नफरत बढ़ती जा रही थी। अपने बचाव के लिए वो भागती, मगर आखिरी लेड उसके मुंह पर लगी। समीना बेगम मार कर बाहर चली गई। उसके लहजे की बगावत जैसे एक पल में खत्म हुई। वो अपने जिस्म के उठती टीसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। उसे माँ की मार का दुख नहीं था, क्योंकि वो उसे पहले भी मारती रहती थी। उसके लिए हैरत का मकाम ये था कि क्या वाकई समीना बेगम उसकी सगी माँ थी। वो पीछे अकेली दर्द को सहते रो पड़ी थी। अशनाल यार, जल्दी चल कर आओ। रोशनाल को उसके कॉली ड्रॉप करता वो निकल गया। वो उतरी जब उसे सारा नजर आई। बात सुनो, तुम्हारे ये हैंडसम से भाई तुम्हें आज दूसरी बार ड्रॉप करके गए। एक बात कहूँ? कहो। अशनाल चाह कर भी उसकी गलत फहमी दूर नहीं कर पाई। मेरी कोई सेटिंग वेटिंग ही करा दो अपने भाई से। वो रोशनाल की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस नजर आते बोली। वो समझी कि रोशन अशनाल का भाई है। यार, एक तो तुम इतनी ठरकी हो कि हर लड़का तुम्हें भा जाता है। अशनाल उकता कर बोली थी। वो उसकी आदतों से अब वाकिफ हो गई थी। नहीं यार, सच्ची, ये सीधा दिल पे लगा है। छोड़ो यार इन फजूल बातों को, फर्स्ट लेक्चर है, मैम समरा का होता है, उनका तो तुम्हें पता है ना। अभी 10 मिनट रहते हैं यार। सारा ने जैसे याद दहानी करवाई। यार ईशू, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज से एकेडमी में मेरा काम डबल हो जाएगा। एक कुलीग की शादी है, उनकी क्लासेस मेरे पल्ले पड़ गई हैं। मैं मजबूरी में ये जॉब कर रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ज़्यादा काम का बर्डन मुझ पर डाल दिया जाए। मैंने खुद भी पढ़ना होता है। एक तो न्यू टीचर भी नहीं मिल रही। मंथली कितनी पे मिलती है तुम्हें? उसकी बात सुनती अशनाल की आंखों के दाम सामने एकदम तारे चमके थे। स्टार्टिंग 15,000 है, उसने जवाब दिया। और घर कितने बजे जाती हो? शाम 5:30। ओह यार, फिर तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ा लिया करूं। उसने दिल में सोचा कि रोशनाल तो रात 8 बजे ऑफिस से आता है, वो उसके जाने से पहले ही घर पहुंच जाया करेगी। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पर तुम्हारे भाई तुम्हें करने देंगे जॉब? सारा ने उससे पूछा। तो मैं शौकिया करूंगी ना, वो नज़रें चुरा कर झूठ बोल गई। तो ठीक है, कल तैयार रहना। कल से मैम नहीं आएंगी तो मैं सर से बात कर लूँगी। मेरे लिए तो खुशी का मकाम है, तुम मेरे साथ होगी। अच्छा अब तो चलो। जबकि अशनाल ने उसके पीछे क्लासरूम की राह ली थी। कल फिर मेरे साथ चलोगी एकेडमी? छुट्टी हुई तो फिर सारा ने फिर उससे पूछा था। हाँ, क्यों नहीं, जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी। सारा उसे कॉलेज में फ़र्स्ट डे मिली थी, जिसने उसकी फ़र्स्ट डे बहुत हेल्प की थी। अशनाल ने उसे जब भी देखा हंसते हुए देखा। उसे सारा बहुत खुशकिस्मत लड़की लगी। मेकअप और अच्छे सूट पहनती, काफ़ी अमीर घराने की लगती थी। वैसे तुम्हारी क्या मजबूरी है? शक्ल से तो तुम मजबूर नहीं लगती। अशनाल ने अपने दिल की बात की जो कई दिन से खटक रही थी। मेरा एक छोटा भाई और माँ है। बाबा कुछ अरसे पहले खाल के हकीकी से जा मिले। अपने और भाई के खर्चे की जिम्मेदारी मुझ पर है। बाबा की पेंशन से घर का सौदा सलफ और अम्मी की दवाइयाँ आती हैं। मैं अपनी एजुकेशन और भाई के लिए एकेडमी जाती हूँ। अशनाल, जो खुद को मजलूम तस्वुर करती रहती, वो उसकी कहानी सुनकर जैसे सुन्न हुई थी कि कैसे वो लड़की ज़िंदगी से लड़ रही है। अशनाल बख को उसकी बात ने सारे जवाब दे दिए जो उसके बारे में अंदाजे लगाती थी। पता है, मैंने जो तह मेकअप की चढ़ाई होती है ना मुंह पर, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरी उलझनों भरी ज़िंदगी का अंदाज़ा कोई भी मेरे चेहरे से ना लगा ले। वैसे भी लोग हैसियत और खुशी का अंदाज़ा चमकते चेहरे और रंगीन कपड़ों से लगाते हैं।
यहाँ तुम जिसको देखोगी वो तुम्हें मुतमईन नज़र आएगा, तुम्हें अपना दर्द ज़्यादा लगेगा, मुझे अपना ज़्यादा। लेकिन इस दुनिया में खुश कोई भी नहीं, सिर्फ उसने खुद को संभाला हुआ है, और चोट जिसे लगती है उसके दर्द का अंदाज़ा उसी को होता है, किसी और को नहीं होता। और जिसको हम अपना दर्द बताते हैं ना, उसकी हमदर्दी महज 2 दिन की होती है। पता है, मैं अपने बाबा की बहुत लाडली थी। वो नेवी रिटायर्ड थे। हमारे घर में बहुत खुशियों का डेरा होता था। मम्मा से ज़िद करना, बाबा से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाना, 7 साल के भाई को चिढ़ाना, नॉवल पढ़ना, शायरी करना, शौकिया कुकिंग करना मेरी ज़िंदगी का आर्ट था। कभी मम्मा गुस्से से बात करती तो मैं सीधी बाबा के पास जाती थी कि मम्मा ने मुझसे काम करवाया। मैं एक काम करती तो जैसे उन पर एहसान करती थी। अब वो सारी शौकियाँ ख़त्म हो गई हैं। पहले जो ताया मेरे लाड उठाया करते थे, बाबा की डेथ के बाद वो अपने बेटे की शादी सिर्फ़ और सिर्फ इस लालच में कर रहे हैं कि घर मेरे नाम है। वो रिश्ते जो कहते थे कि हमारी लाडली बेटी हूँ मैं, बाबा के मरने के बाद उन्होंने भाई की बेटी तक ना समझा। अब मुझे समझ आ गई है कि रिश्तों का क्या असल होता है। माँ या बाप के मरने से ज़िंदगी का मफ़हूम ही ख़त्म हो जाता है। माँ बाप की लाडली औलादें रुल जाती हैं। पहले हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, माँ या बाप के मरने के बाद ज़िंदगी हमें गुजारती है। पता है, दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। बस अब मुझे ज़िंदगी ना मुश्किल लगती है और ना आसान। बस ये है कि मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ, पर अब मैं मुतमईन तो हूँ। वक्त ने हर हकीकत और राज अफशा कर दिए। और तुम्हारे ताया के वो बेटे, उन्होंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया? अशनाल ने अपना खदशा जाहिर किया। जिंदगी कुछ तो भरम मेरे अहबाब का रख, सारे चेहरे मेरे सामने आया तो ना कर। क्या मतलब? अशनाल उसके शेर से समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रही थी। वो उसके पास लड़कियों से अलग थलग वैन में इंतज़ार कर रही थी। मतलब वो कनाडा में होता है, इस वीकेंड पर आ रहा है। अभी तक तो मैं भी यही समझ रही थी कि वो क्या पता ऐसा ना हो जैसे उसके माँ बाप हैं। उसको अच्छा समझना सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशफहमी है। लो, तुम्हारी वैन आ गई, मैं अपना रास्ता पकड़ती हूँ, तुम अपना पकड़ो। अशनाल उसे कोई बात करती कि जब सारा ने मौजू को क्लोज़ किया। कल फिर तैयार रहना, दोनों इकट्ठे अकेडमी चलेंगे। वो खुदा हाफिज़ करती चली गई। वो रोज़ाना की तरह हांडी तैयार करने लगी। खुशी से उसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। रोशनाल को आने में अभी आधा घंटा था। वो ये सोचकर खुश थी कि उसके लिए 15,000 लाखों करोड़ों के बराबर था। उसने सोचा कि 15,000 लेकर इकट्ठे करके वो रोशनाल के सारे कर्जे उतार देगी। वो उसकी मोहताज नहीं रहेगी, उसके आगे झुकेगी भी नहीं। वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन रोशनाल का ख्याल तसव्वुर में आते ही वो पल भर को डरी भी थी कि उसे क्या जवाब देगी। फिर दिल में कुछ सोचा कि उसे ओवर टाइम का बहाना लगा देगी। वो साथ साथ हांडी भी बना रही थी और साथ साथ शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव भी बना रही थी। लेकिन उसके हिटलर चंगेज़ खान को पता लगने की देर थी कि उस शेख चिल्ली की तरह उसके सारे अंडे टूट जाने थे। वो रोशनाल सगीर बख्त था। वो तो पैदा ही ख्वाबों पर वार करने के लिए किया गया था। पॉकेट से चाबियां निकालते वो घर आया तो वो किचन में नहीं थी। कोट और लैपटॉप रखता वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा। हल्का सा दरवाज़ा खुला था। उसकी चप्पल जाए नमाज के पीछे देखकर वो किचन में चला आया और ग्लास उठाकर पानी पिया। हांडी बिल्कुल हल्की आंच पर थी। वो गैस की फ्लेम ऑफ कर गया था। उसका दिल किचन में ना लगा तो वो किचन से निकलता फिर से उसके रूम की तरफ कदम बढ़ा गया था। अब की बार उस पर निगाह पड़ते उसका दिल जैसे अपने इख्तियार में ना रहा। वो अपने ही ध्यान में लगी नोट्स पर झुकी थी। उसका सफ़ेद चांद जैसा दमकता चेहरा, हिरनी की तरह चमकती आंखें जो हमा वक्त झुकी होती, अपनी सुतवा नाक जिस पर वो दाएं हाथ का अंगूठा रखकर सोचती और फिर लिखती। उसके संदली आरिस हर वक्त गुलाबी ही रहते, अपने मखरूती उंगलियों में पेंसिल थामे अपने छोटे छोटे दांतों में उस पेंसिल को घुसाती। उसके लंबे बाल आगे पीछे बिखरे हुए थे। दुपट्टा नमाज के बाद उसने उतार कर अपने गले में डाला हुआ था। बेशक वो कुदरती हुस्न की बेपनाह दौलत से माला माल थी। अपने हुस्न से बेखबर वो 12 साला छोटी बीवी पिछले कई दिनों से उसके हवासों पर छा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके पास जा बैठा। वो जो दुनिया जहान से बेखबर थी, उसके पास बैठने से अपनी आंखों को हाथों से खोलकर चेक कर रही थी, जैसे यकीन न कर पा रही हो कि हकीकत में वो बैठा है। रोशनाल मायनी खेजी से सिर्फ इतना ही कह सका। उसकी बच्चों वाली हरकत देखकर उसे हंसी आई जो उसने बमुश्किल दबाई। वो उसे धनक की तरह लगती थी। हर बार की तरह उसके चेहरे पर वही मुख्तलिफ। अपनी ये बीवी दिलचस्प और अपनी जान से प्यारी लगने लगी थी उसे। आप कोई काम था? उसको हकीकत समझकर वो एकदम पीछे हुई और डर कर बोली, और जल्दी से दुपट्टा सर पर डालकर अपने बाल छुपाए कि कहीं उसे फिर
रोशनाल से सज़ा ना मिले। बाल खोल के रखने पर उसकी एकदम से पिछली बातें उसे याद आई थी। उसके ऐसा करने से मंजर बदला। रोशन ने उसके घटा जैसे स्याह बाल दुपट्टे के नीचे छुपते देखे। उसके ऐसा करने से रोशनाल उठकर उसके करीब हुआ तो वो पीछे हुई। जैसे जैसे वो पीछे होती गई रोशनाल उसकी तरफ बढ़ता रहा। वो सरासीमगी में बैकग्राउंड के सिरे पर जा लगी थी। सालन जल जाएगा, मुझे जाने दे। वो हकलाई थी। उसने जब कोई बहाना ना मिला तो ये मुनासिब लगा बहाना करना। मैं फ्लेम ऑफ करके आया हूँ, वो कहते हुए उसकी तरफ झुका और उसके गाल पर लब रखे। रोशनाल ने उसके जाने की आखिरी वजह भी ख़त्म कर दी थी, जबकि इश्नाल उसके ऐसा करने पर साकित हो गई थी। अब वो पहले खुद उसकी तरफ पेशकदमी कर रहा था, फिर कल उसने उसे धुतकार देना था। वो बाद में खुद तो दूध का धुला बन जाता और उसकी किरदार कशी कर देता था कि उसने अपने हुस्न दिखाकर उसे वरगलाया था। छोड़े। अशनाल के जहन में ये सोच आते ही उसने अपना हाथ उसके चौड़े सीने पर रखकर उसे पीछे धकेला। गम और गुस्से की शिद्दत से अशनाल का चेहरा लाल था। उसका जब दिल चाहे उसे धुतकार दे, जब चाहे अपने पास बुला ले। वो कोई चाबी का खिलौना नहीं थी जिसे वो चलाता और वो चलती। जैसे वो चलाता और वो चलती, उसके अंदर भी अना थी, उसके अंदर भी एहसासात थे। उसने किसी को इजाज़त नहीं दी थी कि कोई बिना इजाज़त उसके पास भी आता, लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो रोशनाल बख्त उसका शोहर है। उसकी इजाज़त उस पर हक रखता है। वो गुस्से से उसे पीछे धकेलते उठी। रोशनाल उसके ऐसा करने से हैरान हुआ। वो उसके ऐसा करने से उसके हाथ पकड़ता खुद भी उठ खड़ा हुआ। छोड़े। वो गुस्से से छुड़ाती फिर दूर हुई, जबकि रोशनाल उसकी ज़िद को देखता ज़ोर से उसे अपनी तरफ खींच गया। वो उसके सीने से आ लगी थी। उसका दुपट्टा सर से उतर गया था। उसने उसकी कमर से पकड़ा था उसे। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, मैं कह रही हूँ दूर रहे मुझसे। वो ज़ब्त की आखिरी इंतहा पर थी। वो खुद को उससे छुड़वाती हुई दूर हुई। मसला क्या है तुम्हारे साथ? बदतमीज़ से पेश आ रहा हूँ और तुम्हारी अकड़ ही ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। अपना इग्नोर होना तो रोशनाल 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अब की बार रोशनाल का दिमाग घूम गया। उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर अपने बाजू की गिरफ्त सख्त की। वो ऊंचा लंबा शानदार शख्सियत का शख्स उसके हुस्न से बहक रहा था। क्यों? अब क्यों कर रहे हैं ये सब? मैंने कहा है या आपके पाँव पड़कर अपनी इज्जत नफ्स की भीख मांगी है आपसे? आप मुझ जैसी वाहियात औरत के करीब आते ही क्यों हैं? वो पहली रात वाला फिक्रा दोहरा गई जो उसके दिल में किसी कांटे की तरह चुभा हुआ था। वो उसके लफ्ज़ों को भुला नहीं सकी थी। फट पड़ी थी वो। आप उस रात मुझे बीवी नहीं बल्कि तवाइफ अशनाल, वो गुस्से से चीखा था और अपना हाथ मारने के लिए आगे बढ़ाया, मगर फिर जब्त करके खुद को रोक गया। क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारें? रुक क्यों गए हैं आप? और आप कर भी क्या सकते हैं? या फिर मेरी रूह पर जख्म लगाएंगे? वो ऊंची आवाज़ में बोली। अब की बार वो उसे धक्का दे गया था। नहीं, आज मारूंगा नहीं, आज कुछ नया करूंगा। आज तुम्हारे लहजे की बगावत ख़त्म करूंगा। और उस रात जो काम गुस्से और होश खोकर किया था वो आज होश हवास में करूंगा। वो कहता अपनी बात अधूरी छोड़ गया। उसकी अगली बात से उसका रंग लट्ठे की मानित सफ़ेद हुआ था। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसकी कलाइयों से पकड़कर उसे उठाते हुए बेड पर पटकने के अंदाज में बिठाया। नहीं प्लीज़, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो नफ़ी में सर हिलाते पीछे सरकने लगी। वो उसके पास बैठा और फिर उसे अपनी तरफ खींचा। रोशनाल प्लीज़ ना करें ऐसा कुछ, वो चीखी थी। रोशनाल उसकी खौफजदा हिरनी जैसी सहमी आंखों में देखने लगा। उसे ऐसा लगा कि उसकी आंखें अफसाने लिख रही हों। उसकी आंखें, उसके लरसते होंठ, उसका मासूम हुस्न देखकर उसकी पीठ मिस हुई थी। उसने बगैर परवाह किए उसे खुद की तरफ खींच लिया था। कुछ नहीं कर रहा, बस। वो उसके बाल सहलाता उसे रिलैक्स करते हुए बोला जो उसकी कुर्बत में कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम फिर से मेरे लिए अहम कब से होने लगी हो ये भी समझ नहीं आ रही मुझे कि मुझे पहले वाली ईशो से ज़्यादा प्यारी लगने लगी हो तुम। शायद ये निकाह का असर है। और हाँ, एक गौर से सुनो बात, ना मैं तुम्हें धुतकारना चाहता हूँ और ना तुम इतनी गैर अहम हो। तुम मेरी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन गई हो। वो अपने लतीफ़ एहसासात उस तक सरगोशी में पहुंचा रहा था। उसने अपनी पॉकेट से आर नाम का लॉकेट निकाला और उसकी गर्दन में पहनाया। उसकी नाजुक सफ़ेद गर्दन पर रखे उसके सारे लफ्ज़ उसके ऊपर से गुजर गए थे। ये फ़ोन लो, रात को मैं कॉल किया करूँगा। दरवाज़ा सही से बंद कर लेना। कोई भी आ जाए खोलना मत। इसे मेरी धमकी समझ लेना या गुजारिश। अगर ज़रा सी खटपट की आवाज़ भी आए ना तो मुझे कॉल कर देना। हो सकता है 3 से 4 दिन तक मेरी वापसी हो।
और ख़ुद की हिफाजत मेरी अमानत समझ कर करना। वो उसके चेहरे को हाथों से नरमी से पकड़ता, उसके माथे पर लब रखते बोला, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी कॉलेज के लिए तैयार रहना, खाना वक्त पर खाना, अगर बोरियत महसूस हो तो फ़ोन पर कोई चीज़ देखकर दूर कर लेना। और हाँ, ये तुम्हारे लिए लाया था। वो अपनी साइड पॉकेट से 2-3 चॉकलेट्स उसकी गोद में निकाल कर रखते हुए बोला, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। वो कहता आपकी बार उसकी आंखों पर लब रखता, उसे छोड़ता बाहर निकल गया और वो पीछे उसकी चौड़ी पुश्त को घूरती रह गई। आज अशनाल को 3 महीने बाद पहली बार उससे अपनायत हुई। आज उसका बख्शा हुआ लम्स बिल्कुल उसे अपने बाबा की तरह लगा। उसके उस लम्स पर उसकी आंखें भीगने लगी। उसे एक बात समझ नहीं आई, वो 2-3 दिन का क्यों कह कर गया? पहले वो इस तरह क्यों कह कर गया था? पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा, अब क्यों कह कर गया था? अशनाल, दरवाज़ा बंद कर लो। उसकी आवाज़ सुनती वो चॉकलेट और फ़ोन साइड पर रखती बाहर निकली। वो दरवाज़ा बंद करने के लिए उसके पीछे गई। जब वो उसको सैल्यूट मारता हैरान परेशान चोर उसकी आंखों से ओझल हो गया। आपने क्यों बुलवाया मुझे? कोई काम था? रोशनाल ने उजलत में पूछा। हाँ, मुझे वकील हायर करना था। आपका सुना तो चली आई हूँ। रोशनाल को उससे नागवारी महसूस हुई। मैंने ये फील्ड पीछे 2 साल से छोड़ी हुई है, इसलिए माजरत। रोशनाल ने बड़ी सहूलत से इनकार किया था। शेर शिकार छोड़ भी दे तब भी रहता वो शेर ही है, गीदड़ नहीं बन जाता। वो उसकी शानदार शख्सियत को देखते हुए खोए खोए लहजे में बोली, आप मुझे कैसे जानती हैं? वो मुद्दे की बात पर आया और इंतहाई संजीदगी से बोला, जी मैंने आपका नाम बहुत सुना है। आपका नाम इस शहर के टॉप लिस्टेड वकीलों में आता है और मैंने काफ़ी आपके बारे में पूछ-गछ भी कराई है। वो काफ़ी मगरूराना लहजे में बोली, क्योंकि उसे लगा कि उसका हायर किया गया वकील काफ़ी ज़्यादा एजेड होगा। लेकिन जब अपनी सोच के बरक्स उस शख्स को देखा तो देखती रह गई। ब्लैक कलर के सूट में, ऊंचे लंबा कद, चौड़े शाने, मजबूत से स्याह घुनहरे बाल, पेशानी पर आए हुए, सिंपल ब्लैक कलर की चप्पल पहने, अपने तई रफ लिए में था। अपने बाजुओं में बांधी घड़ी को वो बार बार देखता। वो शायद मजबूरी में खड़ा था। उसे लगा कि वो जाने की तैयारी कर रहा है। मैं मिसेज़ इरफान दुरानी हूँ, वो अपनी तरफ से उसे मुतासिर करते हुए बोली, क्योंकि इरफान दुरानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसकी दौलत के चर्चे देखकर उसने इरफान दुरानी से शादी की थी। पिंक कलर की टी शर्ट में, बालों को ऊंची पोनी टेल लिए रोशनाल को वो काफ़ी बोल्ड लगी, जो शायद उसे मुतासिर करने में लगी हुई थी। तो मिस, आप अपना केस बताएं, हो सकता है इस मसले पर रोशनी डाल सकूं मैं। रोशनाल ने पहले उससे वजह पूछनी चाहिए। मैं इरफान दुरानी से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। आप इस मामले में मेरा साथ देंगे? और ये बात मीडिया तक नहीं जानी चाहिए, वो उसे ऑर्डर देने वाले अंदाज में बोली। इसमें क्या मुश्किल है, आप मांगे वो दे देगा। रोशनाल वक्त उस मामले को नहीं जानता था, इसलिए आसानी से ये बोल गया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा ना, उस बूढ़े को जब तक अदालत में नहीं घसीट लूंगी ना, मुझे आराम नहीं आएगा। इससे पहले वो आप तक पहुंच पाता, मैंने आपका पता करा लिया। और वो अपनी एक टांग को दूसरी टांग पर रखते पाँव हिलाते बोली, तो आप फिर ये भी जानती होंगी कि मैं अपने केस की मुंह मांगी कीमत लेता हूँ। उसने जैसे बावर कराया, आप बस मेरी जान छुड़वा दें, आपको इतनी रकम दूंगी कि सारी जिंदगी बैठ कर खाएंगे ना तो भी ख़त्म नहीं होगी। आयमा दुरानी ने लालच का पत्ता फेंकना चाहा। वो 35 साल की खातून थी, इसलिए हर किसी से शतरंज खेलना उसकी सरिश्त में शामिल था। पर वो नहीं जानती थी कि रोशनाल ना सिर्फ वकील था, बल्कि बहुत बड़ा शतरंज बाज भी था, जो सारे मोहरे गिराना जानता था, जिसका काम ही उल्टी बिसात खेलना था। मिसेस दुरानी, आपने जब मेरे बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है तो ये तो पता करवा ही लिया होगा कि सूद लेना मेरी फितरत नहीं, मैं बस अपनी मेहनत का फल लेता हूँ। अपनी 3 साला वकालत के करियर में मैं किसी 1 रुपए का भी हकदार नहीं रहा। यह अलहदा बात है कि अब मैं ये फील्ड छोड़ चुका हूँ। आपने अगर काम करवाना है तो फाइल दें, लालच नहीं। नहीं तो वो डोर है, जाइए। और डोर का ऑटोमेटिक लॉक है। वो उसे दरवाजे की तरफ इशारा करते बोला, नहीं नहीं वकील साहब, आप तो बुरा ही मान गए हैं, मैं तो आपकी आमदनी में इजाफा करना चाहती थी। आयमा दुरानी ने अपने बालों की लट को हाथ पर लपेटते हुए बात संभालने की कोशिश की। तुम्हें दरअसल मैं इसलिए कह रही हूँ कि मामला राजदारी में हो, इसकी भिनक तक किसी को ना पड़े। आपसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने हैं, उसके बाद अपना केस आपको दिखाऊंगी। अगर आपको एतबार नहीं तो मेरी सलाह है कि आप कोई और दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि जहाँ एतबार के पंछी ना आए तो मैं फिर उड़ा देता हूँ, वो अपनी अजली टोन में बोला।
नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप पे पूरा एतबार है, ये फ़ाइल देख लें। आइमा दुरानी एकदम हिचकिचाई थी, क्योंकि ये बंदा उसके लिए टेढ़ा लग रहा था, क्योंकि वो उसे जितना रुझाने और मामले को सुलझाने की कोशिश करती, वो उतनी ही नागवारी से उसकी हर बात को रद्द कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए फ़ाइल को पकड़ाते उसके हाथ को टच करते बोली, "ठीक है, आप जा सकती हैं।" वो गुस्से को ज़ब्त करता सख्ती से बोला। कुछ देर वो फ़ाइल खोलकर काबिल गौर करता रहा, लेकिन उसे इस केस में बहुत उलझन महसूस हुई। पिछले 3 साल से वो इरफान दुरानी की कमज़ोरी नहीं समझ पाया। आज कमज़ोरी का एक सिरा उसके हाथ लगा था, जिसे वो हसनाल को बता सकता था। इसलिए कुछ फ़ैसला करते हुए उठा और चाबियाँ उठाता बकविला के लिए निकल गया।